एप्पल दुनिया की मात्र एक ऐसी कंपनी जिसने स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचा दिया। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स एक बेहतरीन लीडर रह चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टीव जॉब्स ने जो बातें 60 साल में सीखी हो वो मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में सिखा पाऊँ? वेल, इसका आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी। तब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग को 3 कहानियों के माध्यम से बताया था। दीपक दया सर ने अपने एक सेमिनार में ऑडियंस से पूछा कि किस किस ने स्टीव जॉब्स की स्पीच सुनी है। तो वहाँ पर 1-2 लोग ही थे जिन्होंने स्टीव जॉब्स की स्पीच सुनी थी, वरना वहाँ पर किसी ने भी यह स्पीच नहीं सुनी थी। कई लोगों ने तो इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो स्पीच इंग्लिश में थी, और संदीप सर ने भी हाईली रिकमेंड किया है उस स्पीच को हर इंसान को सुनने के लिए। स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं। मैं तो बस उन्हें आवाज देकर हिंदी में और बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश की वजह से कोई भी दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच को मिस कर दे। अगर आप इस स्पीच को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ओपन की। आप केवल 10 मिनट तक सारी चिंता भूलकर इस स्पीच को ध्यान से सुनिए। मैं वादा करता हूँ आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी स्कूल से पास नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ। मेरी पहली कहानी डार्ट्स कलेक्शन के बारे में। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैंने 6 महीने में पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं 18 महीने तक कैसे भी करके वहाँ पर आता जाता रहा। तो सवाल ये उठता है कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी कि ये कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे एडॉप्ट करेगा। सब कुछ पहले से ही सेट था। मैं एक वकील और उसकी वाइफ द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन अचानक मुझे देख करके उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि हमें एक लड़का नहीं बल्कि लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स जो जब वेटिंग लिस्ट में थे उन्हें कॉल करके कहा कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। इसलिए मेरी बायोलॉजिकल मदर ने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया और कहा कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से मेरी माँ मान गई और इस तरह मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल के बाद मुझे कॉलेज में भेज दिया गया। लेकिन मैंने गलती से ही स्टैनफोर्ड जितना ही बड़ा कॉलेज चुन लिया। मेरे माता पिता की सारी मेहनत की कमाई मेरे कॉलेज की फीस भरने में चली जाती थी। 6 महीने के बाद मुझे उस पढ़ाई में कोई वैल्यू नजर नहीं आई। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह से हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने माता पिता की सारे जीवन भर की कमाई खर्च करते जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया और सोचा जो होगा अच्छा ही होगा। उस समय तो ये मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब आज मैं उसे पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वह मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने उन क्लासेस को करना चालू किया जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब करना मेरे लिए इतना आसान भी नहीं था। इसलिए दोस्तों के कमरों में मैं जमीन पर सोता था, कोक की खाली बोतलों से मैं खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, और यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना क्यों मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पर कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी क्लासेस करूंगा और इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सिरप और सेंस सिरप टाइप के बारे में सीखा। अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और एक टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और ये सभी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता कि इसका प्रयोग मैं आने वाले जीवन में करूंगा या नहीं, लेकिन जब मैं 10 साल बाद अपना पहला मेकिंग दोस्त कंप्यूटर बना रहा था तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया
और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बना। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपिंग फेस या प्रोफेशनली स्पेस्ड फ्रंट नहीं होते, क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की थी। तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता है। अवश्य है कि जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डाउट्स को कनेक्ट करना संभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं अपने बीते समय को देखता हूँ तो मुझे क्लियर नजर आता है। आप केवल डाउट्स को पीछे मुड़कर ही कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको ये विश्वास करना होगा कि जो ये हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से वो आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना होगा, अपने भाग्य पर, अपने डाउट्स पर, अपने कर्मों पर, अपनी तकदीर पर, किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात पर विश्वास करना कि आगे चलकर डाउट्स कनेक्ट होंगे तो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, और उस समय जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको सबसे अलग बनाएगी। तो मेरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है उसे होने दे, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आज आप जो काम कर रहे हो वो आगे चलकर आपके काम जरूर आएगा। आप बस अपने अंदर विश्वास रखकर करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेरी दूसरी कहानी लव एंड लॉस के बारे में। मैं जिस चीज को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। खोज और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत ही मेहनत की और 10 साल में ही हमारी कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिन्टॉश रिलीज की और मैं 30 का हो गया, लेकिन मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि तुम्हें अपनी कंपनी से कैसे निकाल दिया गया। वेल, जब कंपनी ग्रो होने लगी तब हमने एक टैलेंटेड आदमी को हायर किया। मैंने सोचा कि वह मेरे साथ कंपनी रन करेगा। 1 साल पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कंपनी के फ्यूचर विजन के कारण हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और मुझे निकाल दिया गया। जो मेरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो खत्म हो चुका था। मुझे अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जो काम मैं करता हूँ उस काम में मैं अभी भी राजा हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैसे में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे भले ही एप्पल से निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए काम करूँगा और मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। और मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने उस वक्त ये नहीं सोच पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और पिक्सल स्टार्ट की, और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सल ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड टॉय स्टोरी बनाई और उस वक्त ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो था। एप्पल ने एक बड़ा कदम उठाया और नेक्स्ट को खरीद लिया। मुझे एप्पल में वापस बुला लिया गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा ली गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। अब लॉरी और मेरा एक सामान्य सा परिवार है। मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो एप्पल आज इतनी बड़ी कंपनी कभी नहीं बनती। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन शायद पेशेंट को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोना। यकीन मानिए, मैं इसलिए आगे बढ़ता रहा क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप रियली में क्या पसंद करते हो ये आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना भी जरूरी है जिससे आप प्यार करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप वो काम करें जिसे आप सचमुच बहुत बड़ा काम समझते हो। इसका एक ही अर्थ है कि आप वो काम करें जिस काम से आप प्यार करते हो, जिस काम में आपको इंटरेस्ट आता हो। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक बुक पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि हर दिन आप ऐसे जियो कि समझो कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं खुद को हर दिन आईने में देखता और कहता आज कुछ नया करना है। एक बात याद रखकर समझ लेना, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, और जब मैं ऐसा सोचता हूँ तब मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। इसी चीज से आप अपने डर को दूर कर सकते हो, और एक बहुत ही अच्छा तरीका। तभी 20 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और साफ साफ दिख रहा था कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है, और मैं बस 5 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आप घर जाओ और कहा कि आप घर पर ही रहो। इसका इनडायरेक्टली मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। एक दिन शाम को मेरा इलाज हुआ और मेरे गले के रास्ते मेरे पेट से होकर एक नली फंसाई गई और वह कैंसर बाहर निकाल लिया गया, और मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं कभी नहीं पहुँचा था और उम्मीद करता हूँ कि कभी पहुँचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि डेथ एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है। मरना कोई नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। फिर भी मौत वो मंजिल है जहाँ तक हम सभी को पहुँचना है, और मौत से कोई बचा नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए। मौत एक बहुत अच्छा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुरानी को हटाकर नई का रास्ता खोलती है, और इस समय नए आप हो
पर ज़्यादा दिन नहीं रहोगे और कुछ समय बाद आप भी पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। एक बात याद रखो कि किसी और के लिए जीवन जीकर इसे बेकार मत करो, बेकार की सोचों में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को किसी और के कंट्रोल में मत रहने दीजिए, औरों की आवाज के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत डूबने दीजिए। और ये थी स्टीव जॉब्स की कुछ महत्वपूर्ण कहानी। और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप बताइए कि आपको स्टीव जॉब्स की कहानी कैसी लगी। जय हिंद,